हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज पे काम करेंगे। एओडी का जो 6वां चैप्टर है उसे एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है और इस किताब में अब पहला चैप्टर बचा रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले कैलकुलस समाप्त कर लें। अब कैलकुलस में 3 चैप्टर बचे हैं, 7, 8, 9। सातवें में शायद समाकलन है और 8वें में क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग है। बात समझ आ रहा है। और 9वें में अवकल समीकरण है। तो ये 3 चैप्टर और करेंगे जो कि पार्ट 2 में किताब है। तो फिर कैलकुलस यूनिट समाप्त हो जाएगी। फिर हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग बचेगा और प्रोबेबिलिटी बचेगी, वेक्टर बचेगा। तो जैसे कैलकुलस समाप्त हो जाती है तो पहला चैप्टर कर देते हैं रिलेशन फंक्शन। ठीक, तो वो कोर्स आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 30 जनवरी या 1-2 फरवरी हमारा कोर्स समाप्त होगा। परीक्षाएं आपकी लगभग 4 या 5 मार्च से शुरुआत होंगी। तो हम लोग 20 से 22 दिन तक प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो आज एक आप नया लोगो लगाइएगा, पार्ट 21 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नावली। आप ये कर लीजिएगा। ठीक, और भैया जो बच्चे मुझे ऑनलाइन पढ़ते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, कृपया सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। 785 शायद हो गया। 785 के मतलब 215 घट रहा है। तो 215 में एक बार सब लोग मिलकर और ताकत लगा दीजिए ताकि सितंबर का महीना कम से कम हो जाए, 15-20 सितंबर तक। तो फिर देख लेते हैं लाइव भी चला के कि क्या है। बाकी लाइव अब ज़्यादा चलाएंगे यूट्यूब में तो समय से ख़राब होगा नहीं। देखते हैं जैसे भी होगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं लाइव क्लास में। क्योंकि जो मुझे समय, देखो वो समय क्या ख़राब होता है ना, वीडियो को डाउनलोड करना, थंबनेल लगाना, बात समझिएगा, फिर सबको शेयर करना, तो वो समय बच जाएगा। और लाइव क्लास वही देख पाएगा जो लोग फीस दिए हैं, जिसकी मेल आईडी है। बाकी उसमें तो खुलेगा ही नहीं, प्राइवेट कर देंगे ना इसको। देखते हैं जी सब लोग। तो पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट देखते हैं। कह रहा है इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। इसमें सिमिलर हर एक तरह के सवाल होंगे। 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। बताओ आप फंक्शन कैसे मानोगे? कोई बताएगा? fx बराबर बोलो x की पावर 1/4। नहीं है सब। हाँ, समीकरण दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/4 x की पावर -3/4। सही चल रहा हूँ मैं? f' बराबर 1/4 x की पावर 3/4 माना x बराबर 16/81 और h बराबर 1/81। दोनों जो को जोड़ूंगा x प्लस h तो 17/81 हो जाएगा। किसी को याद है फार्मूला? फार्मूला बताओ क्या होता है फार्मूला? fx प्लस h बराबर h f' प्लस fx। सही है भाई? x प्लस h मतलब 16/81 प्लस 1/81 इक्वल टू h का मतलब 1/81 f' 1/4 x की पावर 3/4 प्लस fx कौन था? x की पावर 1/4। f 17/81 इसी की वैल्यू चाहिए। 17/81। ठीक, दिमाग लगाना। f 17/81 की वैल्यू चाहिए। यहाँ 17/81 लगाऊंगा तो 17/81 घात 4 हो जाएगी। अब सुनना, ये क्या आ गया? 1/81। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 16/81 की घात 3/4। 16/81 की घात 4। हाँ, सो कैलकुलेट कराइए। और पता है f 17/81 को क्या बोलेंगे हम? 17/81 की घात 1/4। इसी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जब मैं रखूंगा, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा f 17/81 तो 17/81 घात 4 ही तो बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे देखो यार, ये कितना आएगा? 1/81 गुणे 4 तो रहना है। हाँ, इसका चौथा मूल कितना होगा? चौथा मूल 2 घात 4। गलत है क्या कुछ? अच्छा, 81 2/3 की घात 4 नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, 16/81 को मैं क्या लिखूंगा? ध्यान सुनना, 2/3 की घात 4 अब पूरे की पावर
3/4 नहीं आया समझ। इसको मैं लिखूंगा 2/3 की घात 4 पूरे की पावर फिर 4। हेलो ना मुश्किल करेंगे। हाँ यार सुनना, ये 4 से 4 कट गया, 81 × 4 2 घात 3 × 8/27। यार ये क्या समासा कर रहा है? हाँ फंक्शन में 1/4 4 सेकेंड 2/3 27 ऊपर चला गया। इधर देखो, इधर 27 से 3 बार 81 कट गया। अरे सही है, 4 3 12 8 कैलकुलेट करो इसको, जल्दी से कैलकुलेट करो तुरंत। सब लोग इसको खटाक से कैलकुलेट करो, समय का भाव। कितना है ये? नहीं कैलकुलेट हुआ? नहीं, इसमें 96 एलसीएम आएगा, 96 एलसीएम आएगा। तो 1 और 96 में से 3 त्रिकाई 9, 65/96 भाग 2। जरा मोबाइल का सहारा ले लो यार, चाहे कितना रहा? 0.677 आंसर मिला। अगला क्वेश्चन, 33 की पावर -1/5 का सन्निकट मान ज्ञात करो। करिए। माना f(x) बराबर x की पावर -1/5। माना f(x) और x की पावर -1/5, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर -1/5 बाहर आ गया, और माइनस के 1/5 में 1 घटेगा तो माइनस का 6/5, तो ये नीचे आ जाएगा x की पावर 1/6, 6/5 हो गया। यानी माइनस के 1/5 मल्टीप्लाई 1/x की पावर 6/5 नीचे आ गया ये। ठीक, इतना तो ये लिख लिए। माना x और h कैसे डील करना, ध्यान समझना, ध्यान से। 33 है ना यार, इसको 32 मान लो, क्योंकि 2 घात 5 32 होता है, और 32 में 1 घटा दो, अच्छा 1 जोड़ दो, 33 हो जाएगा। चलो फार्मूला दे दीजिए। 2 की घात 5 32 होता, बैलेंस हो जाएगा। f(x) + h 32 धन 1 33 जाके सेट हो जाएगा। h की वैल्यू 1, f'(x) -1/5 x की पावर 6/5 प्लस का f(x) x की पावर -1/5। सुनना, f33 की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/5, और x की वैल्यू क्या है 32, 6/5 प्लस 32 -1/5 माइनस का 1/5 अब 33 यदि समीकरण 1 में रखूंगा तो 33 की घात -1/5 की कहानी चल रही है। सुनो, ध्यान सुनो, इधर देखना। 2 की घात 5 32, 5 से 5 कट गए, 2 की घात 6 आया।
2 घात 6 का मतलब 2 घात 5 32, 32 गुणे 2 64, माइनस का 5 गुणे 64 आएगा। 2 की घात 5 32, 2 2 1/2 आ गया। 33 की पावर माइनस 1 बटे जो 5 की वैल्यू होगी, 64 गुणे 5 क्या होगा? 5 को 20, 5 का 30, 320 प्लस 1 बटे 2, 320 इसका एलसीएम हो गया। तो माइनस का 1 प्लस ये कितना, 320 का आधा 160, 160 159 बटे 320, भाग दो यार बेटा। एक 159 बटे भागे 320। कोई मोबाइल ही हो, मोबाइल का प्रयोग कर लो। गलत है क्या कहीं से? 0.4, 4 बता रहा, तुम 9 बता रहे हो। अच्छा 496 आंसर मिला। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log x बाई x। सिद्ध कीजिए log x बाई x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर मैक्सिमा, अर्थात ये x बराबर e पर एक मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है, महत्तम फलन। समीकरण एक x के सापेक्ष अवकलन करने पर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। हर का अवकलन क्या है? x का अवकलन 1 बटे हर का वर्ग x स्क्वायर, f डैश x बराबर x कट गया 1 माइनस का log x बटे x स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हो? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डबल डैश x, हर गुणे अंश का अवकलन 1 का 0x log x का माइनस x। माइनस अंश 1 माइनस log x गुणे हर का अवकलन x स्क्वायर का 2x अपान x स्क्वायर सुनना। f डबल डैश x बराबर ये कटेगा तो माइनस का x आएगा और माइनस का 2x 1 माइनस का log x डिवाइड बाई x स्क्वायर। f डबल डैश x बराबर यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 2 log x डिवाइड बाई x स्क्वायर। f डबल डैश x बराबर x x 2 log x माइनस 3 डिवाइड बाई x की पावर 4। दूसरा अवकलन में नीचे मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है, क्योंकि पुनः हर का वर्ग होगा तो x स्क्वायर का जब वर्ग होगा तो x की पावर 4 बना देगा। क्या लिखते हैं? फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, देखिए फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए dy बाई डी एक्स इजकल टू 0, dy बाई डी एक्स इजकल टू 0, या dy बाई डी एक्स का दूसरा नाम पता है आपको? f डैश x इजकल टू 0। हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव उठाओ, 1 माइनस का log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, या 1 माइनस का log x, ध्यान सुनना, बराबर 0, log x बराबर 1। क्या पढ़े हैं आप? लागी की वैल्यू 1 होती है क्या? तो x बराबर क्या आ गया? e, नहीं है समझ? हाँ भाई दोनों तरफ बेस e लगा है, यदि आप समझो तो बेस e लगा है दोनों तरफ, log बेस e इंटू ई की वैल्यू 1 होती है, x बराबर ही आ गया। उम्मीद है कि बातें पकड़ में आ गई। सुनना, लिखेंगे व्हेन x बराबर e देन
देन एफ डबल डैश एक्स। जरा ध्यान सुनिए, ध्यान सीरियस सुनिएगा, बिल्कुल सीरियस होगा, थोड़ा सीरियस है। लागी की वैल्यू 1, तो यहाँ 2 - 3 ब्रैकेट में -1 आ गया। यहाँ ई डालूंगा तो यहाँ ई डालूंगा और यहाँ -1 आ रहा है, अर्थात ये ऊपर आ गया -e, नीचे आ गया e की पावर 4 -1/e³ ओवरऑल नेगेटिव। x बराबर e पर फलन महत्तम होगा। फिर समझाऊं क्या? यहाँ ई डालूंगा, लागी की वैल्यू 1, 2 में -3 -1 आ गया होगा। नहीं आया समझ? आ गया समझ। तो मैं आगे क्या बढ़ाऊंगा? x बराबर e पर फलन महत्तम होगा। x बराबर e पर फलन महत्तम होगा, लिखेंगे फलन का महत्तम मान। x की वैल्यू दिए गए फलन में रख देते हैं, अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, रेंज होती है। अतः x बराबर e पर फलन का मान एफ ही क्या होगा? लॉग e अपान e 1/e। एक लोग वैल्यू देखो, चेक करो आंसर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा e है और वैल्यू ऑफ मैक्सिमा समझ गए 1/e। क्या कह रहा है आंसर? क्या कह रहा है? अच्छा, अनुमान नहीं ज्ञात करना था, वो सिद्ध करना था कि x बराबर e पर उच्चतम होगा, ना कि वैल्यू मांग रहा। हमने वैल्यू भी ज्ञात कर दिया। आप लोग परीक्षा में जो कहे, परीक्षा में सब अनुभव मत दिखाएगा, एग्जैक्ट जो बात पूछे वो बताई जाती है परीक्षा में। इधर उधर की फर्जी की बातें नहीं की जाती परीक्षा। समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या मांग रहा है? किसी निश्चित आधार B के समद्विबाहु त्रिभुज, किसी निश्चित आधार का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये आ गया B, इसका आधार कांस्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ये समान भुजाएं x सेंटीमीटर है, तो देख ली x सेंटीमीटर है, समान भुजाएं जो बराबर, दो भुजाएं बराबर नहीं होती। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या मैं बताऊं? क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, थोड़ा सीरियस रहेंगे ताकि मैं बेहतर बता पाऊं आपके साथ। किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर दर से घट रही हैं, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब समान भुजाएं आधार के बराबर है तो क्षेत्रफल में कितनी तेजी से, क्षेत्रफल कितना तेजी से घटेगा? अभी कुछ समझ नहीं आया, बताता हूं। देखो, आपके फोटोकॉपी में पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगी है, हिंदी मीडियम लगी कि नहीं लगी? लेकिन आप कोई सवाल नहीं किए होगे, मुझे पता है, क्योंकि अब तो कुछ कॉन्सेप्ट तो थोड़ा ना बताना है कि नया कॉन्सेप्ट कुछ है इस चैप्टर में। आप पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो? देखो, ABC एक समान समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाएं। अरे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पहचान होती है इसकी? दो भुजाएं आपस में, तो दो समान भुजाएं कितनी? x सेंटीमीटर। आधार कितना है? निश्चित है। तो यदि कह रहा है कि यदि समान भुजाएं, किससे डिनोट किया हूं? x घट रहा है t के रिस्पेक्ट, लिखा है dx/dt घट रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। घटने का मतलब, तो बताइए कि इस ट्राइंगल के एरिया में कितनी डिक्रीजिंग होगी उस समय जब समान भुजाएं आधार के बराबर है, अर्थात b और x आपस में क्या है? बराबर। चित्र बना लो, ये ना लिखना, जिसको नहीं लिखेंगे चित्र बना लो बस। अभी समझाता हूं यार, इस तरह समझ में आने लगे तो मेरा रोल ही खत्म हो जाए आपके जीवन में। चित्र बन गया। संलग्न चित्र में ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। संलग्न चित्र में ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। संलग्न चित्र में ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार B सेंटीमीटर है तथा समान भुजाएं x सेंटीमीटर, जिसका आधार
जिसका आधार स्मॉल b सेंटीमीटर है, जो कि निश्चित है उसने कहा, ठीक है, और समान भुजाएं x सेंटीमीटर ज्ञात है। ज्ञात है ds बाई dt इक्वल टू -3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रहा है। अर्थात जो समान भुजाएं हैं x, वो t के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर घट रही हैं। 3 सेंटीमीटर ये समान भुजाएं घट रही हैं। तो जब ये घटेंगी, जरा दिमाग लगाइए, तो क्षेत्रफल कितना तेजी से घट रहा है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो पता है, हाइट चाहिए मुझे। हाइट बोले तो ये चाहिए, नहीं आया समझ में? एडी चाहिए समकोण त्रिभुज BDA में पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ भैया, ये डिस्टेंस b/2 हो जाएगी क्योंकि ये माध्यिका होगी। समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका आधार पे लंब नहीं होती। बोल क्यों नहीं रहो? तो डी मिडिल पॉइंट नहीं आ गया क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं आया समझ में? मैं बिंदु ए से सामने वाले भुजा BC पे जब परपेंडिकुलर एक लाइन डालूंगा, एक लंब डालूंगा, तो निश्चित रूप से D तभी लंब पड़ेगा जब BC का मिडिल पॉइंट हो। सपोज दैट माध्यिका का मतलब 2 भागों में बराबर डिवाइड कर दिया। अच्छा दिमाग लगाना है, AD की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? आपको AD की वैल्यू क्या दिख रही है? AD स्क्वायर और क्या दिख रहा है? x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई हो। तो AD की वैल्यू हमें क्या दिख रही है? AD की वैल्यू x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 4। ये AD लगा लिया। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 1/2 आधार BC गुणे ऊंचाई AD। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, ये समझ में नहीं आया क्या? ये b/2 नहीं आया क्या समझ? आ गया ना? आधा होगा भाई। क्या मैं आगे बढ़ाऊं गाड़ी? कैपिटल A इक्वल टू 1/2 BC बोले तो B AD अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 4 b/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 4। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दे। अभी माइनस मैंने कहाँ डाला? माइनस, हाँ, कर्ण का वर्ग होता है ना, ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। पाइथागोरस प्रमेय लग रही ना? सुधार भाई, माइनस को। अरे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ना, तो AD का वर्ग बराबर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 होगा, जबकि लंब निकाल रहे हैं ना। देखो ध्यान सुनना, वो कह रहा है, देखो ये जो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वैल्यू होती है, क्या बोला, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी होती है, रास परिवर्तन की दर, भुजा यदि t के रिस्पेक्ट घट रही थी तो क्षेत्रफल भी t के रिस्पेक्ट ही पहुंच रहा। नहीं ऐसा नहीं। यदि इस त्रिभुज की भुजाएं समान भुजाएं 1 सेकंड में इतनी डिक्रीज हो रही है, तो एरिया 1 सेकंड में कितना डिक्रीज होगा? अर्थात t के रिस्पेक्ट एरिया भी मांग रहा है। अर्थात मैं इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करूंगा? t के रिस्पेक्ट। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA बाई dt, क्या मैं गाड़ी बढ़ाऊं आगे? हाँ, b/2 तो रहना है। घात पहले आई, घात में घटा, घात में कम हुआ, फिर दोबारा अवकलन x स्क्वायर का अवकलन 2x। ध्यान सुनना, x स्क्वायर का अवकलन 2x और x का dx बाई dt। अब b स्क्वायर बाई 4 का अवकलन 0, अपने घर चले गए। हाँ भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस 2 से ये 2 उड़ रहा है, ये 2 से 2, ठीक। ये क्या आ रहा है? b/2, ये नीचे अंडर रूट x स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई x dx बाई dt। नहीं आया समझ? आ गया समझ? क्वेश्चन पढ़ो। किस समय एरिया को डिक्रीज मांग रहा है? जब आधार
पढ़ो, मैं थोड़ा किताब लिया। हाँ, जब आधार और समान भुजाएं के अर्थात b बराबर x बराबर b, x की जगह b डाल दे भैया। x की जगह b डाल दे, dx बाई dt की जगह वैल्यू डाल दे 3, dx बाई dt की वैल्यू 3 डाल दो, थोड़ा सीरियस रहेंगे। ओवरऑल वैल्यू निगेटिव चलने लगी, b और b स्क्वायर हो गया, ध्यान सुनना ध्यान से, 2 अंडर रूट 4 3b स्क्वायर बाई 4, ध्यान सुनना ध्यान से, हाँ सीरियस रहना। 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 मर गए, ठीक। इसका वर्गमूल b, तो माइनस का b स्क्वायर बाई b इंटू रूट 3, समझ पा रहे हो, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का b बाई रूट 3। हाँ, ये क्या चल रहा है, dA बाई dt की कहानी चल रही है। हाँ, मात्रक क्या लिखूं, मुझे मात्रक बताओ। क्षेत्रफल समय के रिस्पेक्ट क्या मात्रक लिखूं, क्या लिखूं, सेमी स्क्वायर पर सेकंड। हाँ, क्या है, अच्छा -3 का गुणा है तो -3 छोड़ गए, इसको परमेयीकरण करूंगा तो उल्टा रूट लग जाएगा। आजकल मैं छोड़ बहुत रहा हूँ, क्या लफड़ा चल रहा है। हाँ भाई, माइनस चिन्ह क्या शो करता है, क्षेत्रफल घट रहा है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जब मैं बोलूं √3b सेमी पर सेकंड, सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ये शब्द बोलेंगे घट रहा है तो स्टेटमेंट में माइनस चिन्ह छोड़ के बोलेंगे, नहीं आए समझ में, लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल √3b सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से घट रहा है। आंसर मिला लेना, पर सेकंड की दर से घट रहा है, पर सेकंड की दर से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ भाई, आप एक स्टूडेंट आंसर मिला ले और आगे क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। चौथा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। x स्क्वायर व 4y के बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इतने अभी गरीबी दिन नहीं आए कि ऐसे क्वेश्चन बताया जाए। क्वेश्चन देखते हैं 5वां, दिए गए वक्रों के समीकरण, दिए गए वक्रों के समीकरण x बराबर a cos थीटा प्लस का a थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस का a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? प्राचलिक समीकरण है क्या, किसके सापेक्ष अवकलन करूं? बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण का मतलब यही दोनों बिंदु हो जाएंगे क्या? लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस a बाहर फर्स्ट फलन गुणे दूसरे का अवकलन cos थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का 1। ओवरऑल वैल्यू ध्यान से देखना है, a साइन थीटा यहाँ आएगा तो a साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये a थीटा cos थीटा बच रहा है। बस इतना थोड़ा आप स्पीड के साथ कर सकते हो। ये बच रहा है a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा बच रहा है, a थीटा कॉस थीटा आ रहा है। तो इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे, इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी थीटा a cos थीटा माइनस a बाहर
थीटा ए बाहर है, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अवकलन प्लस कॉस थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष एक, ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा से कॉस थीटा फिर कट गया, कुल मिला के ए थीटा साइन थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स। अब कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं, हाँ जरा इसको जल्दी से कैलकुलेट कराइए। डी वाई बाई डी थीटा ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा कॉस थीटा, हाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, बोलो इसको मैं 10 नहीं लिखूंगा, लिखा रहने दीजिए। अब मैं क्या ज्ञात करूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बोलो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कैलकुलेशन गलत हुआ क्या मुझसे, कैलकुलेशन बराबर चल रहा है ना, ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा कॉस थीटा बराबर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, बिंदु थीटा, बिंदु थीटा का मतलब क्या होगा बोलो जरा, इन्वर्टेड काम है लगा, अरे बिंदु थीटा का मतलब क्या होगा, प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं प्राचलिक निर्देशांक, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कामा ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा पर अभिलंब का समीकरण। सेंटेंस बनाओ, पर अभिलंब का समीकरण, पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस का y1, y1 का मतलब क्या होगा, ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा बराबर प्रवणता कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू एक्स माइनस का x1, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, y इधर साइन थीटा गुणा कर दूंगा, इधर साइन थीटा गुणा कर दूंगा, ठीक। जब इधर साइन थीटा का गुणा करूंगा तो y साइन थीटा माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इधर इसका x का गुणा करूंगा तो माइनस का x कॉस थीटा माइनस का ए कॉस माने माइनस माइनस प्लस होगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों तरफ के उड़ गए, ठीक। एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इक्वल टू इधर आके ए कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले तो वैल्यू एक, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, बोले तो वैल्यू ए। अगला क्वेश्चन दे, फिर क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन और मांग रहा है कि किस बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब का समीकरण तो आ गया, मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, अर्थात यह अभिलंब का समीकरण आ गया यार, बात समझ आ गया। तो पूछ क्या रहा है यार, सिद्ध कीजिए कि वक्र के किस बिंदु पर थीटा पर अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी अचर दूरी पर, मूल बिंदु से इसमें लंब डालूं यदि तो समीकरण क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ, मूल बिंदु से इस पे लंब डालो जरा, तो लंबाई अचर निकलनी चाहिए। तो बिंदु देखिए आंसर क्या दिए, थोड़ा मिलाओ आंसर,
मेरी समझ वही बिंदु होंगे जो ये इसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण खींचा गया। पता नहीं क्या मांग रहा है ये तो। क्या सिद्ध करना ना, ठीक है। देखो वो कह रहा है, सपोज दैट, दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो मजा आ जाए। ये नॉर्मल है कि नहीं बोलो? इस नॉर्मल पे यहाँ कोई ओरिजिन पॉइंट है 0 0 0 0 ओरिजिन पॉइंट है, दिमाग लगाना। तो इस पॉइंट से इस पे लंब डाल देना। तो ये दूरी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट दूरी होनी चाहिए। तो बिंदु 0 0 से इस पे जरा लंब डाल के देखो, और बिंदु 0 0 से अभिलंब पे डाले गए लंब की लंबाई ओपी से लिखे दे रहा हूँ, चलो मैं, या डाले गए लंब की लंबाई चलो एल से लिखे दे रहा हूँ। लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 से अभिलंब पर डाले गए लंब की लंबाई। बताओ फार्मूला क्या होता है? किसी को फार्मूला याद है? अरे ax1 प्लस, अरे माठ के अंदर क्या होता है फार्मूला लंबिक दूरी का? बाय बच्चों, क्या होता है? ax1 प्लस by1। a का मतलब cos थीटा, x1 का मतलब 0, cos थीटा गुणे 0 प्लस ax1 प्लस by1, b का मतलब sin थीटा गुणे 0, ax1 प्लस क्या होता है फार्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c का मतलब माइनस है, डिवाइड बाई माठ के अंदर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दिमाग लगाना, ये 0 माठ के अंदर माइनस है, नीचे एक, माठ के बाहर कुछ इंप्रूव होगी। अर्थात यदि मूल बिंदु से अभिलंब पे लंब डालें तो दूरी अचर है, ए अचर आ गई दूरी। अगला क्वेश्चन, फार्मूला याद नहीं है क्या? अरे स्ट्रेट लाइन में पढ़े हो पिछले साल, और जब कॉनिक सेक्शन पढ़ा रहे थे तो बार बार नीता पे लंब डाल रहे थे, याद करो। हाँ, इस पे अंतराल ज्ञात करना है, किस अंतराल पे तमाशा करेगा इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। 2 प्लस कॉस एक्स। मैं इस क्वेश्चन को समराइज करके एक बार अवकलन करूंगा। करा कि किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज है और किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन है। निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रास मान ज्ञात करना। ये लॉजिक पकड़ में नहीं आया क्या? बोल क्यों नहीं रहो? करा इस वक्र के अभिलंब में मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है? अचर है। तो मैंने मूल बिंदु से लंब डाल दिया, अर्थात 0 0 डालना है x1 y1 की जगह फार्मूले में, तो लंबाई अचर आ गई, ये आ गया, एक कांस्टेंट नंबर हो गया। देखो यार, दिया गया फलन भरो इसको, 4 sin x माइनस का 2 कॉमन, माइनस का 2 नहीं, माइनस का x कॉमन 2 प्लस कॉस x। थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, थोड़ा सा ही सीरियस हो जाइए तो काम हो जाएगा। fx बराबर 4 sin x डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक, और ये इससे कट गया, माइनस का एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दें। इसकी कुछ ऐसी फोटो दिख रही है, फंक्शन मैंने चेंज कर लिया ताकि मुझे डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो थोड़ा सा हालत बिगड़ेगी सब लोगों की। कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस का 4 cos थीटा माइनस अंश 4 sin थीटा गुणे हर का अवकलन 2 का अवकलन 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा। नहीं थीटा कहाँ है? तो x है। डिवाइड बाई हर का वर्ग, x का अवकलन 1। देखना, ध्यान देखना, ये क्या आएगा? 8 cos x प्लस का 4 cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस का प्लस का 4 sin स्क्वायर x, डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, f डबल डैश x आ गया।
एफ डैश एक्स की वैल्यू ध्यान देखना, ध्यान से क्या मैं बोलूँ, 4 कॉमन, बोलो 4 कॉमन हो गया। जब 4 कॉमन होगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 cos थीटा, सॉरी 8 cos एक्स प्लस 4, नहीं है समझ, अरे 4 कॉमन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर से 1 अपॉन 2 प्लस cos एक्स का होल हाफ स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लो, एलसीएम लीजिए, एलसीएम एट cos एक्स प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos एक्स का होल हाफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस cos एक्स का वर्ग। गलत है क्या कहीं? बोला एट cos एक्स प्लस 4, हाँ माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर एक्स और क्या आएगा, माइनस का 4 cos एक्स। क्यों भाई, से निपट गए, अपॉन 2 प्लस cos एक्स का होल हाफ स्क्वायर। देखना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइनस का cos स्क्वायर एक्स प्लस का 4 cos एक्स आएगा ऊपर। अभी इसकी पिक्चर तक क्लियर हो रही है, इसकी फोटो अभी दिखने लगेगी पॉजिटिव निगेटिव। आपको पता है यदि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीज होता है, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीज होता है। cos एक्स मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, cos एक्स माइनस का cos एक्स कॉमन ले लूँ तो कितना बैठेगा, cos एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई। अब यहाँ पे अच्छे स्टूडेंटों की आवश्यकता है, और मेरी नज़र में हर एक स्टूडेंट अच्छा होता है जो अच्छी तरह से बात सुनता है, ईमानदारी से जाके घर में अपना काम करता है, वो स्टूडेंट अच्छा होता है। यार ये लीड सही लगी थी ना, नहीं तमाशा हो जाए। सही लगी थी, ध्यान सुनना, सीरियस रहना थोड़ा सा। वी नो दैट, हो सके तो कुछ देर के लिए लिखना बंद कर दो। KNOW, वी नो दैट -1 cos x -1 इजलस इक्वल cos x इजलस इक्वल +1। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि cos x की रेंज -1 से +1 तक होती है। तो यहाँ पे मैं दिमाग लगाना, -1 से +1 तक होती। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो अब यार हो क्या रहा है आखिरकार, हम लोगों पे इसके ऊपर डिपेंड है cos x के ऊपर, तो किसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, नहीं आ सकती। अरे एक बात बताओ, ये वैल्यू नीचे पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, बोलो। अब डिपेंड है किसके ऊपर, अंश के ऊपर। अरे हर तो पॉजिटिव ही देगा, ऊपर स्क्वायर लगा है। अब डिपेंड है इन दोनों फैक्टर के ऊपर, पॉजिटिव खोल रहा है निगेटिव खोल रहा है। मुझे बताइए कि cos की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, पहले और चौथे में? गलत बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? दिमाग लगाना, सुनना, ध्यान सुनना। इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिखना नहीं। यदि x बिलोंग, क्या करूं मैं, पहला का मतलब 0 से π/2, हाँ ऊपर इंटरवल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं 0 या π/2 रखूंगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ही चला जाएगा, ठीक है। तो पहला चतुर्थांश और यूनियन का पहला और चौथा का मतलब 3π/2 कामा 2π। इस पे cos x क्या होगा, पॉजिटिव, और cos x पॉजिटिव होगा तो सबसे बड़ी औकात cos x की 1। दिमाग लगाना, जिस दिन मैं यहां 1 डालूंगा तो अंदर का चिन्ह नेगेटिव, नहीं आया समझ, अंदर का चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब अंदर का चिन्ह नेगेटिव आएगा, दिमाग लगाना, जब अंदर का चिन्ह नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आएगा, पीछे का चिन्ह नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, कुल मिला के पॉजिटिव आ गया। नहीं आया समझ, आगे समझ में। इसका मतलब कि यदि x बिलोंग ये और ये, तब f' बराबर पॉजिटिव। अतः
x बिलोंग 0 कामा पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 कामा 2 पाई पर फलन वर्धमान होगा, पर फलन वर्धमान होगा। समझ, फिर समझाऊं क्या, फिर समझाऊं। पहले और चौथे में काश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव का मतलब इसकी सबसे बड़ी औकात पकड़ लो, एक से ज्यादा तो होगा नहीं। जब एक से ज्यादा नहीं होगा तो यहाँ एक ही तो डालूंगा, तो अंदर अंदर यहां से निगेटिव मिलेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन एक निगेटिव पीछे लगा है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव दे दिया पूरी वैल्यू। तो इस अंतराल पर ये वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। यदि अब कौन सा चतुर्थांश बचता है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में काश क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड और थर्ड का मतलब एक्स बिलोंग पाई बाई 2 के आगे और 270 के पीछे, नहीं समझ में, ठीक। सेकंड और थर्ड दोनों कवर हो गए इसमें, 90 से 90 के आगे 270 के पीछे, तो काश एक्स निगेटिव होगा। ध्यान सुनना, जब काश एक्स निगेटिव होगा, सीरियस रहना मैं क्या बोल रहा हूं, काश एक्स निगेटिव होगा, निगेटिव यहां निगेटिव वैल्यू आएगी, सबसे छोटा निगेटिव -1 रख के देख, दिमाग लगाना, दिमाग। -1 रखूंगा तो अंदर क्या आएगा, -5, और यहां -1 रखूंगा तो प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, नीचे प्लस, ओवरऑल चिन्ह माइनस। तब f डैश एक्स बराबर नेगेटिव, नहीं है समझ, नेगेटिव की फीलिंग क्या होगी, f डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ f डैश एक्स इज ग्रेटर 0। नीचे लिखेंगे अतः x बिलोंग पाई बाई 2 कामा 3 पाई बाई 2 पर फलन निरंतर ह्रासमान होगा। नहीं है क्या, सवाल समझो, आगे समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यार देखो मिसलिनियस में थोड़ा सा जान तो रहती है, हल्का सा। कुछ बच्चे तो मिसलिनियस पढ़ते ही नहीं है, वो कह देते हैं कि इसको क्या पढ़ना है, ये तो रिवीजन के लिए। ठीक है, पेपर हो रहे हैं IIT JEE नीट वाले के, कैंसिल हो गए, नहीं हो रहे, कैंसिल हो गए, नहीं 1 से 6 सितंबर तक था, आज से शुरू हो रहे। मुझे हाई कोर्ट में रीट दायर थी ना, लोकल सेंटर कर दें, बढ़िया करा लें, क्या है फालतू। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू 1/x3, इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 पे बिल्कुल लाई नहीं करेगा, यदि x 0 डाल दूंगा तो इसकी रेंज तो नॉट डिफाइन हो जाएगी, यहाँ 0 डालूंगा तो इनफाइनाइट रेंज आने लगेगी। वो कह रहा है कि इंटरवल बताइए जिसमें फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, एफ डैश एक्स, बोलो डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव x की पावर -3 ऊपर जाएगा तो -3/x⁴। अब देखो यार, सुनना मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनना। यहां पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, पीछे प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैंने क्वाड्रेंट का सहारा लेके इसको पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया फर्स्ट डेरिवेटिव में, जबकि वहां पे अलजेब्रिक फंक्शन आया है। तो याद करिए आप, जब इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो पहला उपलन 0 रख देते थे, तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट आते थे, फिर नंबर लाइन बनाते थे। तो लिखेंगे नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 3x² - 3/x/4 इक्वल टू 0, 3x² इक्वल टू 3/x/4 कैंसिल आउट, x की पावर 6 इक्वल टू 1। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा मैं इसको बोलूं क्या, x³ का होल स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग, किसी को कोई तकलीफ? उल्टा लिख गया, x² की पावर क्यूब बराबर 1 स्क्वायर की पावर क्यूब, या 1 की पावर क्यूब, नहीं है समझ में?
अरे वैल्यू सेम है यार, दोनों तरफ से क्यूब हटा दें, एक्स स्क्वायर की पावर 1 एक्स रहा प्लस माइनस 1। यहाँ से आप वैल्यू 100% वैल्यू नहीं निकाल पाओगे कि x की पावर 6 की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों सेटिस्फाई हो सकती है। यहाँ प्लस 1 डालूंगा तो प्लस 1 की पावर 6 प्लस 1 और माइनस 1 की पावर 6 भी प्लस 1 होगा, नहीं ऐसा नहीं, अर्थात दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। कैलकुलेशन नहीं आया क्या समझ में? क्या मैं नंबर लाइन खींचूं पीछे की तरफ, इधर यहाँ पे -1 बोले तो +1, इंटरवल लिखते हैं जल्दी से, सोचो -1 के पहले क्या आएगा, -2 -3, कुछ रख के देखते हैं, -2 रख के देखो, यहाँ -2 -2 रखूंगा तो -2 का वर्ग 4 और 4 3 12 3 और -2 की घात 4, 2 4 8 16 16, 12 गुणे 16 करूंगा, 3 में घटाऊंगा तो ओवरऑल पिक्चर क्या दिखेगी, पॉजिटिव। +1 के ज़्यादा देखूंगा यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, 100% पॉजिटिव आएगा। अरे +1 के आगे कुछ भी डाल दे भैया, +1 के आगे चल सपोज 2 ही डाल दो फिर पॉजिटिव आने लगेगी। अच्छा बीच में कोई नंबर देख लेते हैं, बीच में नंबर देखते हैं, हाफ देख लो, प्लस का हाफ, अरे इनके बीच में जीरो नहीं देखूंगा, जीरो देखूंगा तो नॉट डिफाइन रेंज आने लगेगी ना, जीरो देखूंगा तो नॉट डिफाइन दिखने लगेगा। हाँ प्लस का हाफ देख लूँ, प्लस का हाफ देखूंगे तो कितना आएगा 3, प्लस का हाफ का मतलब 1/4 और ये 3 और प्लस का हाफ का मतलब 1/16। अच्छा ये 3/4 माइनस का 16/3, दिमाग लगाना, 12 LCM 4 3 3 3 9 माइनस का 16, बोले तो निगेटिव, बना लो फिगर। नहीं आया समझ में? अरे बकवास समझ नहीं आया क्या? हाँ बताओ, x बिलोंग कहाँ कहाँ, माइनस अनंत -1, यहां तक पूरा ले रहा ना इसके बीच में, यूनियन कहाँ चटक गया, 1 से अनंत पर फलन वर्धमान होगा। अरे माइनस अनंत से -1 के बीच में लिया, फिर इधर 1 से प्लस अनंत के बीच ले रहा, पर फलन वर्धमान होगा। नीचे लिखेंगे x बिलोंग -1 to 1 पर फलन हासमान होगा। अच्छा आंसर देखोगे क्या, इधर क्लोज इंटरवल लगाए क्या इधर की तरफ, ये क्योंकि क्लोज इंटरवल इसे लगाने से वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पे। यदि -1 +1 डाल दूंगा तो रेंज तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 दिखने लगेगा। अरे क्या कर रहे हो बताओ, इंटरवल यहाँ क्लोज तो नहीं लगाए, बड़ा ब्रैकेट तो नहीं लगाए, इधर तो ये लगाए, क्योंकि यदि मैं इंक्लूड कर लूंगा -1 +1, समझ गए होंगे आप, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 जाने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 बढ़िया क्वेश्चन। एक दीर्घवृत्त का इक्वेशन है x² + y² b² 1 के अंतर्गत वेयर एज ग्रेटर बी मान लूंगा मैं, एज ग्रेटर बी मैं लिख दिया जहां एज ग्रेटर बी है, ताकि इलिप्स का कर्व दिखने लगे, इलिप्स का ट्रेसिंग दिखने लगे, इसकी पिक्चर दिखने लगे कि फर्स्ट फेस आ गया। अब जो मेजर एक्सिस है दीर्घ अक्ष वो एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा, छोटा जो माइनर एक्सिस है वाई अक्ष के ऊपर बनेगा। कह रहा दीर्घवृत्त के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा। हाँ भैया बना दे एक अंडा।
क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। करा इस दीर्घवृत्त के अंतर्गत, दीर्घवृत्त के अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसका एक सिरा, समद्विबाहु त्रिभुज का एक वर्टेक्स, एक शीर्ष दीर्घअक्ष के एक सिरे पर, दीर्घअक्ष कौन है? ए डैश, लघु अक्ष ए बी डैश। क्या समझ में आ गया? इसका मतलब कि ए पी क्यू या पी ए क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें महत्तम दिखाना, उसके क्षेत्रफल की वैल्यू ज्ञात करना। अर्थात पी ए क्यू या पी क्यू ए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल हमें महत्तम दिखाना है। एक बार मैं और समझा देता हूं, नहीं आपको दर्द ना होने लगे कि क्या तमाशा चल रहा है। सुनो, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब दीर्घवृत्त के अंदर, नहीं ऐसा, दीर्घवृत्त के अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? महत्तम होगा। समझा गया? तो महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात जो एरिया है इस ट्राइंगल का वो मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा एरिया की वैल्यू बताओ। और क्या कह रहा? जिसका एक सिरा, जिसका एक सिरा का मतलब त्रिभुज का एक शीर्ष दीर्घअक्ष के एक सिरे पे रखा हुआ है, अर्थात जो त्रिभुज का एक शीर्ष है वो कहां पे? दीर्घअक्ष के एक सिरे पे। इधर भी बना सकता था, एडस की भी तरफ। अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये वाली दूरी कितनी होगी? ए, यहां का कोऑर्डिनेट, कोई यदि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बता दे तो मैं दिमाग लगाऊं कि आपके पास वाकई दिमाग है। देखो यार, इसका मुझे एरिया भरना है, और एरिया का फार्मूला क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसकी क्या है? बेस, और ये इसकी हाइट है। मैं यहाँ बिंदु आर के ले रहा हूँ यहाँ पर। तो हाइट, बेस है पी क्यू, बेस है क्या? पी क्यू, और इसकी हाइट कितनी? ए आर। समझ आ गया? कोई बताएगा पी का कोऑर्डिनेट? बता चुका हूँ, कोनिक सेक्शन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था 11 में। अब बोल रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सब मिलने वाला है, लेकिन आप कहाँ सुनने के लिए तैयार थे? उस समय तो हम इधर उधर देख रहे थे, नहीं समझ में आया कि कौन पढ़ रहा है कौन बैठा है, नोटंकी कर रहे थे। बताओ अच्छा, 100 रुपये इनाम। एक आम है, एक आम है, कहाँ से आ जाएगी? ये दूरी तो यहाँ बैठी है, और ए यहाँ हवा में कर दिए आप तुम, जबकि ये दूरी भी ही है, ये तो दूरी भी ही है ना। जब मैं आपको बताऊंगा तो अपने आप में आएगा यार मैं इतनी छोटी सी बात नहीं बता पा रहा हूं। पी का कोऑर्डिनेट क्या? रुको, बोल दिया, बता दिया, 100 रुपये ले गए मेरे। हाँ बोल दे, क्या है? एक cos थीटा कामा, जवाब चाहिए। ऐसा क्यों मान रहे हो? हाँ सही बात आपकी सही है। अब ये जवाब चाहिए कि एक cos थीटा कामा sin थीटा क्यों, b sin थीटा क्यों मान रहे हो? क्योंकि प्राचलिक निर्देशांक है। अब प्राचलिक निर्देशांक कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। आपको याद है दीर्घवृत्त के प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं? दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos थीटा कामा b sin थीटा। अब मैं आपसे प्राचल पूछूंगा तो उसमें सपोर्टिंग सर्किल बनता था, सहायक वृत्त, याद होगा आपको? जब सहायक वृत्त बनता था वहां पे, तो वहां पे बहुत बड़ी कहानी हो गई। अच्छा, नीचे के कोऑर्डिनेट कहो तो कोई जरूरत तो इसे है नहीं, लेकिन वो आप लिख सकते हो a cos थीटा कामा b sin थीटा। हाँ भैया 100 रुपये उधार है, ठीक है, अभी दे देंगे, परेशान न होना। हाँ फीस में काट लेंगे। हाँ बिल्कुल, a cos थीटा माइनस का b sin थीटा। देखो यार, अब क्वेश्चन पकड़ना, कभी भी कॉनिक सेक्शन का सवाल लगा रहे हो और उस कर्व के ऊपर, उस पथ के ऊपर कोई पॉइंट आ जाए जिसका मुझे कोऑर्डिनेट ना पता हो, तुरंत पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान ले, क्योंकि पैरामेट्रिक ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं जो समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। अब मुझे बताइए, इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में याद करिए जरा, देखो बहुत डीपली जाना पड़ता है तब जाके क्वेश्चन समझ में आता है कि ए और बी कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि जब इलिप्स बन जाएगा तो ना ए बदलेगा ना बी बदलेगा। किंतु जो थीटा होता है वो आपको पता होगा, मैंने बताया था, थीटा पैरामेट्रिक एंगल, प्राचलिक कोण। नहीं समझ में आया? अरे नहीं बताया था? अरे नहीं, पैरामेट्रिक नहीं, उत्केंद्र कोण, उत्केंद्र कोण बताया था थीटा। और थीटा की वैल्यू वेरिएबल होती है, बदलती है, वो कहां से कहां के बीच हो सकती है? 0 से 2 पाई, 0 से 360 अंश के बीच होती है। यार आपको सब लगता है भूल गया, मैं बताऊं। ये क्या है? वृत्त है, और ये क्या है? सहायक वृत्त। सपोज दैट
दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ये बिंदु P है, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचते हैं। याद है कि भूल गया? बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं याद है? ये क्या है? थीटा। भूल गए? यदि यहां तमाशा होगा तो थीटा ये, यदि यहां तमाशा होगा तो थीटा ये। अब भी याद नहीं है, अर्थात बार बार क्या बदल रहा है? थीटा। अर्थात इसमें थीटा क्या है? वेरिएबल है। अब तो कक्षा 11 क्लास याद आई होगी यार, तो ये सब बकवास की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो इक्वेशन बन रहा है उसमें थीटा इज वेरिएबल नंबर है। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। मैं लिखे पहले फिगर बना लीजिए, आप इतना सजा वजा लीजिए, थोड़ा सा मेकअप कर लो इसका जल्दी जल्दी। चित्र बन गया। संलग्न चित्र में दीर्घवृत्त के अंतर्गत APQ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। APQ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। APQ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका महत्तम क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका महत्तम क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिसका महत्तम क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिसका महत्तम क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब दिमाग लगाइएगा, क्या मैं बोलूं? थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो सारी दूरी आपको क्लियर है। ये हाइट कितनी है? अरे ये देखो, दिमाग लगाओ। ये दूरी कितनी होगी? a cos थीटा। बोल क्यों नहीं रहे हो? और ये हाइट कितनी होगी? b sin थीटा। कैसे पता चला? इस कोऑर्डिनेट से। ये बिंदु P का शीशा है, भुज है, ये ऑर्डिनेट है, तो ये भुज हो गया और ये कोटि हो गई। तो नाउ ध्यान सुनना, ध्यान से, ध्यान से। PQ क्या होगा? PQ b sin थीटा ऊपर, b sin थीटा नीचे, अर्थात क्या आ गया? 2b sin थीटा। और AR क्या होगा? AR जरा दिमाग लगाओ। AR क्या होगा? a माइनस a cos थीटा। नहीं आया समझ में? अरे देखो यार चित्र में, PQ क्या होगा? b sin थीटा ऊपर, b sin थीटा नीचे। और ये इतना AR क्या होगा? a माइनस a cos थीटा। लिख लो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया भरो जल्दी से। हाँ, सब लोग मिलके एरिया भरेंगे इसमें। सब लोग मिलके इसका एरिया भरेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 1/2 आधार PQ गुणे ऊंचाई AR। कैपिटल A बराबर 1/2 PQ 2b sin थीटा। AR का मतलब a माइनस का a cos थीटा। 2 से 2 ढलन गए, a कॉमन हुआ AB sin थीटा 1 माइनस का cos थीटा। AB इसके अंदर गुणा कर दूंगा तो sin थीटा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा। कैपिटल A आप समझ पा रहे होंगे। कैपिटल A बराबर AB sin थीटा, ध्यान सुनना ध्यान से, 1/2 sin 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 1 लगा दे। मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल A की वैल्यू AB sin थीटा 1/2 sin 2 थीटा। समझ में नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई, sin 2 थीटा कैसे आया? समझ में आया? 2 का गुणा 2 का भाग, 2 का गुणा करूंगा sin 2 थीटा फार्मूला बन जाएगा। हाँ, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने में अच्छा सवाल था। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने में, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने में, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने में बताओ क्या होगा? dA बाई डी थीटा इक्वल टू AB साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, और साइन 2 थीटा का, सुनो साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का cos 2 थीटा। हाँ, पुनः अवकलन कर लो, दोबारा अवकलन d2a बटे डी थीटा स्क्वायर, सुनना नहीं रहा, cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, माइनस का 2 साइन 2 थीटा, माइनस AB
साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। लिखेंगे क्षेत्रफल के महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए dA बाई डी थीटा इक्वल टू 0। क्षेत्रफल के महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए dA बटे डी थीटा इक्वल टू 0। ए बी कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। ए बी इधर चला गया, कॉस 2 थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस थीटा, 2 थीटा बराबर 2 थीटा आएगा। देख ध्यान देखना है, ये यहाँ पे स्टूडेंट गलती करे। क्या कुछ गलती है? कॉस का अवकलन माइनस साइन, यहाँ पे ना, यहाँ पे तो प्लस होगा, तो जब यहाँ पे प्लस होगा तो रहने दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ पे कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे डायरेक्ट 2 थीटा बराबर थीटा रख दोगे तो चमत्कार हो जाएगा, थीटा बराबर 0 आ जाएगा, जबकि थीटा बराबर 0 संभव नहीं। यदि थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो यहीं पे रहेगा प्राचलिक बिंदु, तो फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो थीटा बराबर 0 तो बिल्कुल संभव नहीं। इसका मतलब मैं इसको कुछ तो भेजा लगाऊं, मैं इसको लिखूं 2 पाई माइनस थीटा, बैलेंसिंग है, cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया? 2 पाई माइनस का थीटा। इधर 3 थीटा बराबर 2 पाई बाई 3, नहीं 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। नहीं आया समझ में? लिखेंगे जब कितने में ज्ञात करूंगे, इतने में, जब थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 देन डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। सुनना, ए भी तो रहना ये क्या आएगा? पाई बाई 3 साइन एक्स बीस अंश, बोल क्यों नहीं रहे? अरे ये कितना आएगा? साइन 120 अंश। नहीं ये 2 पाई बाई 3 है ना, ये 120 अंश की वैल्यू तो होगी। अरे कैसी बॉडी लैंग्वेज रहती है तुम लोगों की। तो यहां आएगा साइन 120 अंश माइनस का साइन 120 अंश प्लस बोलो 2 थीटा 2 साइन 240 अंश। क्यों भाई, बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो आप लोग, मैं ही टिपता रहूं। बताओ साइन 120 अंश का मान, साइन 120 अंश की वैल्यू साइन 120 अंश की वैल्यू क्या होगी? माइनस का रूट 3/2 प्लस का होगी वैल्यू तो प्लस की होगी, लेकिन चिन्ह तो माइनस का लगा है ना। साइन 120 साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 सेकंड में साइन 5 होता है, कास 30 अंश की वैल्यू 1/2, कास 30 अंश की वैल्यू रूट 3/2 माइनस का रूट 3/2। इसको सोचो 240 180 प्लस 60 और 240 का मतलब 180 प्लस 60 180 प्लस 60। सुनना, तीसरे में क्या लगा? तीसरे में फिर साइन नेगेटिव, बोलो नेगेटिव तो आएगा। तो 180 प्लस 60 साइन 60 और साइन 60 अंश की वैल्यू फिर रूट 3/2, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई रूट 3/2। अब देखो ज्यादा दिमाग ना लगाओ, वैल्यू नेगेटिव आ गई। नहीं है समझ? अरे वैल्यू नेगेटिव आ गई यार। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होगा। क्षेत्रफल का महत्तम मान समीकरण 1 से चलो लिखेंगे। क्षेत्रफल का महत्तम मान
क्षेत्रफल का महत्तम मान समीकरण 1 से। देखो यार, कैपिटल ए बराबर ए बी, ध्यान सुनना, ए बी साइन 120 अंश माइनस के 1/2 साइन 240 अंश। अभी अभी ताजा समाचार, साइन 120 अंश की वैल्यू माइनस प्लस का √3/2 और इसकी वैल्यू माइनस का √3/2। नहीं समझ में आया? तो माइनस माइनस प्लस का √3/2 तो √3/4 हो जाएगी। अब सुनना, ए बी 4 एलसीएम होगा तो 2√3 डिवाइड बाई 4 या 3√3 डिवाइड बाई 4 ए बी वर्ग इकाई। आंसर मिला। जो क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज का इतना होगा। हमें एक लोग जल्दी से आंसर मिलाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इतना ध्यान रखना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन डील होगा, नहीं इसकी डीलिंग ही नहीं होगी। और क्वेश्चन अच्छी तरह से डील नहीं हुआ तो फिर आप दिक्कत में फंसोगे 100%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9, एक आयताकार आधार, ठीक, एक आयताकार आधार व आयताकार दीवालों की 2 मीटर गहरी, दीवारें 2 मीटर गहरी हैं, 8 मीटर क्यूब आयतन के बिना ढक्कन की एक टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण के आधार में 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर और दीवालों में 45 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का व्यय खर्च आता है, तो न्यूनतम खर्च में टंकी की लागत क्या होगी? कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा? अभी जैसे बताऊंगा तो एक एक बात हवा लगेगी। जैसे मैं बताऊंगा तो आपको हवा लगने लगेगी, लेकिन आयताकार है तो आयत से हम लोग बनाते हैं, वर्ग से नहीं बनाएंगे। हाँ, एक फिगर आप सब लोग क्रिएट करें, बनाए मतलब फिगर, आप एक फिगर आप ड्रा करिए और मैं इसको बेहद अच्छी तरह से आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। यार ये तो मैं फुल गारंटी लेता हूं कि समझ में कैसे नहीं आएगा। हाँ भाई, दूर से देखने में क्या कमरा दिखने लगा? बोलो, क्या बक्सा दिखने लगा? बक्सा समझ गए? संदूक कि बंदूक दिखने लगा? बताओ, दिमाग लगाना। ये क्या है? हाइट। अरे हाइट है, हाइट 2 मीटर दी है, नहीं समझ में आया? यहाँ भी हाइट 2 मीटर दी है, 2 मीटर गहराई दी है ना। गहराई का मतलब बक्से की यार ऊंचाई यार, 2 मीटर गहरी आयतन। देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ये x है तो ये भी सामने वाली भुजा x होगी। ये फर्श है इसकी, अरे मैं नाम ले रहा हूँ फर्श का, ABCD फर्श है, और PQ RS ऊपर वाला ढक्कन है। बोल क्यों नहीं रहे? और ढक्कन नहीं लगा, खुला है। क्या समझ पा रहे? आप सीरियस रहना थोड़ा सा। ये x है तो क्या ये y हो गया? अच्छा भेजा लगाना, ये x ये y, ये y ये y, ये x ये x, गहराई 2 मीटर। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब मैं भी थोड़ा सा दूर से देख के आ रहा हूँ बच्चों, कैसा लग रहा है मेरा चित्र? हाँ देखो कितना बढ़िया महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है ना? आपको बिल्कुल 6 के 6 फलक महसूस हो रहे हैं। जरा देखें, 1 2 3, अरे दूर से आप समझ लीजिए 6 दिख रहे हैं। पास आने में गोल हो जाता। दिमाग लगाना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सीरियस रहना। सपोज दैट हमारे पास एक कमरा है। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को आप आभास करो, यहाँ इमेजिन करेंगे बस, ठीक है? महसूस करेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे माइंड महसूस कर लेता है और सवाल बन जाता है, ठीक है? क्योंकि यार ये 3D का ग्राफ बना हुआ है, 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें हाइट भी तो है। अब मैं 2D में 3D बनाए बैठा हूँ। 2D का मतलब इस व्हाइट बोर्ड में 2 अच्छी काम कर रहे हैं, एक्स अच्छा हो, जेड अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी 3D की आकृति नजर आ रही है दूर से देखने में। क्या समझ पा रहे हो? ध्यान देखना। अपने पास एक कमरा है, उस कमरे का साइज है, उस कमरे की फर्श है, सपोज दैट कमरे की फर्श है 10 बाई 8 की, सपोज दैट 10 बाई 8 मान लो, ठीक ठीक। तो नीचे की जो कमरे की फर्श है, क्या वो आयताकार कमरा नहीं हो गया जिसको आप यूज करोगे? कमरे की फर्श, ठीक है,
वो तो आयताकार हो गया। क्या समझ में आया? और कमरे की मैंने ऊंचाई ले लिया 12 फीट या 11 फीट ले लिया, अर्थात 11 फीट में छत पड़ी है। कमरे की जो छत पड़ी हुई है वो 11 फीट में पड़ी हुई है। तो मुझे बताइए एक दीवार, ये वाली दीवार कितनी दिखेगी? 8 बाई 11 की। नहीं आया समझ में? क्योंकि कमरे की चौड़ाई कितनी है? 8 ही है। तो अब फिर इस तरह दीवार भी तो गई होगी। नहीं आया समझ में? पागल कर डालोगे मुझे। हाँ भाई देखो यार, ये कागज हो गया क्योंकि ज्यादा कलरफुल कागज चाहिए, ठीक है। अरे ये तो हमारे पास बढ़िया व्यवस्था है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ ठीक, खुली टंकी। हाँ चंदा उंदा और डाल दे भैया। खुली है टंकी, समझा? देखो ये नीचे की जो चद्दर है वो क्या है? आयताकार, अर्थात ये एक्स, ये वाई। नहीं समझ में आया? ये क्या है? ऊंचाई। तो आप ये कमरे की एक दीवार देख रहे हो ना, बक्से की एक दीवार देख रहे हो, क्या आयताकार नजर नहीं आ रही? तो ये कितनी है? एक्स, ये 2 है। अरे पगलो, ये एक्स है ना, तो ये एक्स और ये क्या है? 2 इधर आते हैं तो ये कितनी है? वाई। ऊंचाई कितनी है? अर्थात बक्से का नीचे की चद्दर देखेंगे तो भी आयताकार है, दिख रहा है। चारों दीवारें देखेंगे 1 2 3 4 वो भी आयताकार है। तो जरा दिमाग लगाना, इस नीचे का चद्दर का क्षेत्रफल कितना होगा? एक्स वाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देखना, इसका क्षेत्रफल ये कितना है? एक्स। ऊंचाई कितनी है? 2, तो 2x इधर का क्षेत्रफल, 2x इधर का क्षेत्रफल, 4x हो गया। नहीं है समझ? इसका क्षेत्रफल 2y, क्योंकि ये y है, ये 2 है, तो 2y इधर 2y का। ऊपर का ढक्कन नहीं लगा। कितनी चद्दर लगी बक्से को बनाने में? एक्स वाई नीचे, x इंटू वाई स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नीचे। बात समझ में आया? इन दोनों दीवालों में 2x इधर 4x स्क्वायर मीटर, और इधर दोनों दीवालों में 4y वर्ग मीटर। नहीं समझ में आया? इतनी टोटल चद्दर लगी है। तो क्या बातें क्लियर हो गई? आप ये बना लीजिए। अब भी नहीं समझा? बढ़िया, हमारे पास बहुत अच्छा बक्सा था। माना बक्से की लंबाई x, चौड़ाई y। माना बक्से की लंबाई x तथा चौड़ाई y। माना बक्से की लंबाई x तथा चौड़ाई y। गाड़ी बढ़ाऊं मैं? माना बक्से की लंबाई x तथा चौड़ाई, ऊंचाई मत मानिए, गहराई मत मानिए, क्योंकि पहले से दिया था। बक्से का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन 8 दिए हैं, 2xy। बोले तो xy बराबर 4, कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे। समझ में नहीं आया? मैं आपसे पूछूंगा, इसका जो वैल्यूम है वो कांस्टेंट कर दिया, अचर कर दिया, स्थिर कर दिया, किंतु x और y वेरिएबल है, x y मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, मुझे अभी तो बक्सा बनाना। क्या समझ में आ गया? अच्छा देखते हैं, बक्से का जो क्षेत्रफल होगा उसके बात करते हैं। जो बक्से में नीचे की जो चद्दर लगाई गई है, नीचे वाली जो चद्दर लगाई गई, गलत है क्या कुछ? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 8 नहीं दिए क्या आयतन? ये बलराम कैसे देखते हो कभी कभी? हाँ ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। देखो यार, बक्से की जो बक्सा है उसका नीचे वाले जो सतह है, बात समझ में? नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? लिखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है? बिना ढक्कनदार एक टंकी बनानी, टंकी के निर्माण का आधार लिखेंगे, बक्से के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल x गुणे y, एक्स वाई वर्ग मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख दो। सुनना, बक्से का ये तो इतना आ गया। अच्छा अब जरा दिमाग लगाइए, क्या ऊपर ढक्कन लगा है? यदि लगा होता तो ढक्कन में भी क्षेत्रफल सेम आता। नहीं आया समझ? अब दीवारें कितनी है आपके पास? 4 दीवारें, 2 दीवारों का क्षेत्रफल 2x एक तरफ की, 2x एक तरफ की, 4x और 2y एक तरफ की, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख लूं मैं डायरेक्ट। नहीं आया समझ? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों कहां लिखा? दीवारों का क्षेत्रफल, हाँ 2x प्लस का
नहीं 4x प्लस का 4y बराबर 4x प्लस वाई मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आगे समझ। एक तरफ की दीवार 2x होगी, उसके सामने वाली 2x होगी एरिया, तो 2x 4x हो गया। 2y एक तरफ का एरिया होगा, 2y एक तरफ का आ गया। अब देखो कुल खर्च पे चलते हैं, ठीक है। बक्से को बनाने में लगा कुल खर्च, ई से लिख रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई व्यक्ति कर रहा है। देखो बक्से को बनाने में लगा कुल खर्च, इक्वेशन बनाइए। बक्से को बनाने में लगा कुल खर्च, बक्से को बनाने में लगा कुल खर्च कैपिटल ए। क्या मैं बताऊं? बताओ आधार में कितनी चद्दर लगी? अरे चद्दर कितनी लगी? XY वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर का खर्च 70 रुपए है। तो इतने वर्ग मीटर का खर्च 70 गुणे XY। नहीं आया समझ? दीवार में जो चद्दर लगती है वो कितने रुपए की चद्दर लगी? 45 रुपए। क्योंकि बक्से का आधार थोड़ा मजबूत करते हैं, दीवारें थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं ताकि बक्सा ज़्यादा महंगा भी ना पड़े। क्या बात आप समझ गए? ढक्कन भी थोड़ा मजबूत लगाते हैं क्योंकि कभी कभी व्यक्ति लेट जाता है उसके ऊपर, उसमें ढक्कन लगा नहीं, लेटना नहीं, नीचे चले जाओ। हाँ तो देखो दिमाग लगाना, 4XY इसका पूरा एरिया है चारों दीवालों का, और इतने वर्ग मीटर एरिया है दीवालों का, साइडों का, नहीं समझ में? और 1 वर्ग मीटर में 45 रुपए खर्च है, तो 45 का बूढ़ा लगा दो। अब देखो, अब जो इन्वेस्ट है ना वो XY दोनों के ऊपर डिपेंड है। जो इन्वेस्ट का फंक्शन है ना वो XY दोनों पे डिपेंड है, अर्थात जो खर्च का जो फलन है XY दोनों पे डिपेंड है। तो एक वेरिएबल मैं गोल करूंगा तभी तो डेरिवेटिव कर पाऊंगा। तो मैं यहां से y की वैल्यू पटक दूंगा। y की वैल्यू क्या है मुझे बताओ? 70x गुणे y की वैल्यू 4x। नहीं आया समझ में? ये बोल क्यों नहीं रहे? 45 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 180 x प्लस का 4yx। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही? किया क्या नहीं? मैंने क्या किया? समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, हाँ ये चले गए अपने घर। 7 चौक 18, 7 चौक 28, 280, 180 x प्लस 4x इनवर्स। हाँ समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने में, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने में डी बाई डी एक्स 280 का अवकलन 0, 180 x का 1 माइनस 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 पहले आया 4x की पावर -2 प्लस 2 हो जाएगा। पुनः अवकलन करूंगा d2e बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 बैठ गया, 180 रहना ये 0, और ये आएगा तो प्लस का 8 बटे एक्स क्यूब। दिमाग लगाना, 18 गुणे 8, 18 गुणे 8, 8 64, 8 का नंबर 8, ये 18 गुणे 8 करिए ना, 1440 बटे एक्स क्यूब। यक्स क्या है? यक्स क्या है? जो टंकी बना रहे हैं उसकी लंबाई या चौड़ाई? लंबाई चौड़ाई कभी निगेटिव, ये वैल्यू सदैव पॉजिटिव। अतः टंकी को बनाने में कम से कम खर्च लगेगा, अतः टंकी को बनाने में कम से कम खर्च लगेगा। पूछ क्या रहा है? लागत पूछ रहा है कि कितनी लागत लगेगी टंकी को बनाने में। प्रश्न कह रहा है टंकी को बनाने में कितनी लागत लगेगी, लागत बताओ। क्या मैं बताऊं? ध्यान सुनना ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा? पहला अवकलन 0 रख दूंगा, लिखेंगे खर्च के महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए, इधर से चलूंगा, इधर से खर्च के महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए DE अपान DX इक्वल टू 0। जैसे मैं इसकी वैल्यू 0 पटकूंगा तो ये वैल्यू 180 1 माइनस का 4 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बैठ जाएगी। ये उधर की तरफ 0 चला गया, 1 माइनस का 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया। एक्स बराबर 2 मीटर, प्लस माइनस ना लिखिएगा, रीजन आपको पकड़ में आ गया होगा। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई निकल रही है और चौड़ाई लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती। हाँ तो टंकी की ये लंबाई, ये लेंथ कितनी थी? ये दोनों लेंथ एक्स एक्स से 2-2 मीटर थी। नहीं समझ में आया?
ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रख दो, समीकरण 1 से चलो 1 से, तो y बराबर क्या आ गया 2 मीटर। हाँ, तो टंकी की लंबाई चौड़ाई आपके पास आ चुकी है। हाँ भाई, टंकी की लंबाई भी आ चुकी है और चौड़ाई भी आ चुकी है। अब ध्यान सुने, ध्यान सुने, टंकी को बनाने में लगा कुल खर्च, ये खर्च का इक्वेशन तो ये है ना, बोलो किसके टर्म में इक्वेशन है, एक्स के टर्म में। एक्स की वैल्यू डाल दे, लिखेंगे। अरे महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए एक्स का मान दिए गए फलन में नहीं रख देते, लिखेंगे टंकी के बनाने में लगा कुल खर्च ई बराबर, समीकरण 2 से लिखेगा 280 प्लस 180, एक्स की जगह 2 और 4/x है 4/2। ये यार ये 4/x पढ़ा जाएगा भाई, अर्थात कैपिटल ई बोले तो कितना आ गया 280 प्लस 180 और 2 + 2 280 गुणे 180 गुणे 4 कितना 280 प्लस 18 × 72 720, 18 गुणे 4 कितना, जोड़ो 720 धन 280 कितना 1000 रुपए की टंकी का खर्च है। देखो पैसा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1000 रुपए टंकी बनाने में खर्च आ रहा है। ठीक है यार, यदि धंधा करना है तो इसका मतलब कि उचित निविष्ट भी आना चाहिए, समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग के है जहां के अचर है, तो सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू होगी एरिया, मतलब क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, जबकि वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी। आप देखो यार, एक बात मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आपको कुछ पता नहीं चलता क्या दिए है क्या मांग रहा है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो अभी बहरहाल कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या दिए क्या मांग रहा है, जैसे मैं समझाऊंगा सब आ जाएगा समझ में। करा एक वृत्त है और एक वर्ग है, तो भैया दोनों का फिगर बना लो। वृत्त की चारों भुजाएं में x मान लिया और इसकी रेडियस मैंने r मान लिया। नहीं आया समझ में, बोल क्यों नहीं रहो। एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग, अर्थात पेरीमीटर ऑफ दोनों आकृतियां, समझ में नहीं आए, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्किल का पेरीमीटर का समेशन, दोनों आकृतियों के परिमापों का योग कैपिटल के है, कैपिटल के कांस्टेंट है। नहीं है समझ, तो सिद्ध कीजिए दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल, दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योगफल निम्निष्ठ होगा। तो सिद्ध कीजिए कि वर्ग की भुजा कितनी है x, वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी, अर्थात क्या प्रूफ करना है x = 2r। नहीं है समझ में, अरे बोल क्यों नहीं रहे, आ गया समझ में यार। अच्छा, कक्षा 12 की एनसीईआरटी भी ठीक ठाक है, 11 के पेक्षा 11 में कुछ तो था ही नहीं। कक्षा 12 की एनसीईआरटी जबरदस्त है। हाँ, ये बिल्कुल आपके पास यदि नियम कानून क्लियर नहीं है, बहुत ऐसे यूट्यूबर है मैं आपको बता दूं, केवल एनसीईआरटी में बनाते हैं वीडियो, उनके पास लगभग 10 लाख 11 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं, केवल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बस, तब भी सब्सक्राइबर हैं। तो ध्यान सुना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों फिगर बना लिए, माना वर्ग की भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा x तथा वृत्त की त्रिज्या r, इतना कर दिए। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा x तथा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा x तथा वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या क्या लिखो, स्मॉल r है। दिमाग लगाना, दोनों आकृतियों के परिमापों का योग। बताओ इसका पेरीमीटर क्या होता है 4x, इसका पेरीमीटर
2 पाई आर, वैल्यू बोले तो के। क्वेश्चन नंबर 1, के इज कांस्टेंट नंबर। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? आगे बात समझाता हूं। बोलो आगे। दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योगफल, इसी का मुझे डेरिवेटिव करना है। लेकिन अभी डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड है? एक्स और आर पे। एक्स और आर दोनों वेरिएबल हैं। मैं एक को हटाऊं एक को, आर की वैल्यू पटक दूं क्या? कैपिटल ए बराबर समीकरण 2 में समीकरण 1 से आर की वैल्यू रखने पर पाई आर की वैल्यू के माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 पाई। एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी मेरा दिमाग सटक जाता है, इधर से उधर चला जाता है। के माइनस 4x अपन 2 पाई बराबर चल रहा हूं एक्स स्क्वायर, दिमाग लगाना, 4 पाई स्क्वायर। गलत है क्या कि 4 पाई स्क्वायर, तो 1/4 नीचे पाई स्क्वायर, एक पाई कट गया, के का स्क्वायर प्लस का 4 चौको 16x स्क्वायर माइनस का 8x 8kx। एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा महसूस कर लो, कहीं मैं गलत तो नहीं कर गया। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ए बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x 1/4 पाई, समझना के स्क्वायर का अवकलन 0, 16 दूना 32 एक्स माइनस का 8k, माइनस का 8k। पढ़ाऊँ आगे? हाँ, पुनः अवकलन करूंगा d2a अपान dx स्क्वायर। सुनना 2x का 2 1/4 पाई लिखा रहने दो, 0 का तो कोई मतलब नहीं, 32x का 32 और फिर 8k का आगे 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 2 प्लस 4 8 32, 8/पाई ओवरऑल पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। ओवरऑल तो ये पॉजिटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। दिख रही फोटो पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? अतः दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योगफल निम्नलिखित होगा। अतः लिखो, अतः दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योगफल निम्नलिखित होगा। इतना लिख डालिए। अतः दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल निम्नलिखित होगा। क्षेत्रफलों का योगफल निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए dA अपान dx इक्वल टू 0। पहला अवकलन 0 रखो। महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए, महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए dA अपान dx इक्वल टू 0। 2x 1/4 पाई 32x माइनस 8k इक्वल टू 0। दिमाग लगाना, 2x इक्वल टू, सही चल रहा हूं? इधर आएगा माइनस का 1/4 पाई, यार के की वैल्यू रख दूं, ऐसा कर दो। 2x 1/4 पाई, क्योंकि के को तो हटाना ही पड़ेगा ना यार, x बराबर 2 आर सिद्ध करना है। 32x माइनस के की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस 2 पाई, तो 8 का गुणा होगा। देखना 8 चौको 32x और 2 पाई आर में 8 का गुणा हुआ, तो 8 दूनी 16 पाई आर। नहीं आया समझ? बोलो यार। लिख देना समीकरण 1 से के का मान रखने में, लिख देना साइड में कि समीकरण 1 से के का मान रखने पर। हाँ, ये निपट गया, नहीं फर्जी कैलकुलेशन लगाते रहते हैं, परेशान उल्टा हो जाते हैं। माइनस बराबर 0 लो यार ना, माइनस का 16 पाई आर, ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई 4 चौक 16, 2x माइनस का 4r बराबर 0। दिस इंप्लाइज 2x बराबर 4r, x बराबर 2r।
यदि दोनों आकृतियों का क्षेत्रफलों का योगफल निम्नलिखित है, तब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी। नहीं आया समझ में? कितने सवाल हैं? 14 बचे। कल करूंगा, कल खींचूंगा क्वेश्चन। लिख गया? नीचे लिख लीजिए थोड़ा सा। यदि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योगफल निम्नलिखित है, यदि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योग निम्नलिखित है, तब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी। तब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी। क्या समझ में आ गया? अब आप एक्सरसाइजों के पहले जो एग्जाम्पल है उसमें आप प्रयासरत रहिए, और कल मेरा जो 22 नंबर का वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें मिसलिनियस समाप्त होगी। 23 में मैं एग्जाम्पल समाप्त करूंगा। 24 से मैं फिर उस पर अपने सीट पे आऊंगा। 4-5 दिन का क्लास अभी चलेगी एओडी की। तो कल इसी समय फिर क्लास पढ़ाते हैं।